से निकालेंगे, क्या बोलते हैं, तो ये एक्सकवेशन है ना, ये फुटिंग का एक्सकवेशन। जी। देखो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो जो हमने वर्किंग स्पेस कंसिडर करना होता है, ठीक है। एक तो वर्किंग स्पेस लेते हैं जब हमें 1.5 मीटर डेप्थ में जाना है। इस केस में हमें 1.5 मीटर डेप्थ में जाना है, यहाँ पे दिखा रखा था 1.5 मीटर डेप्थ में जाना है हमारे को। इसमें दिखा रखा ना यहाँ पर 1.5 मीटर डेप्थ में जाना है हमारे को। जी। ग्राउंड लेवल यहाँ है, इससे 1.5 मीटर हमारा क्या है, बॉटम है किसका, जो जो हम लोग फिलिंग कर रहे हैं नीचे, बेड जो बना रहे हैं सैंड फिलिंग का, स्टोन सैंड फिलिंग जो है कॉम्पैक्शन यहाँ पर कर रखा है हमने। तो वहां पर हमें यहाँ तक लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं तो वर्किंग स्पेस लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं ना। तो जी। हमारे यहाँ पर फाउंडेशन का साइज दिखा रखा है F1 का कितना, 2 मीटर बाई 2 मीटर। कितना दिखा रखा है, 2 मीटर बाई 2 मीटर, ठीक। तो और पीसीसी जो बाहर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 75 mm। 75 mm इधर से, 75 mm इधर से। तो कितना हो गया हमारा F1 का साइज, कितना हो जाएगा, 0.075 +2 +0.075, होगा कि नहीं होगा। लेंथ, यस विड्थ सर। कितना हो जाएगा हमारा, 0.075 +2 +0.075, होगा ना। ये लेंथ हो जाएगा, हाँ सर। विड्थ हो जाएगा, किसके लिए, एक्सकवेशन के लिए, F1 के लिए। F1 का साइज कितना है, 2 मीटर बाई 2 मीटर है, ठीक है। बट और हमें उसका डेप्थ कितना लेना है, 1.5 मीटर लेना है। क्योंकि यहां पर उसने ना एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस करने के लिए कहा नहीं है, हमें वर्किंग स्पेस कहा नहीं है। तो जब हम F1 का इसका एक्सकवेशन लेंगे, F1 का एक्सकवेशन लेंगे जब हम, तो क्या लेंगे साइज, 2.15 बाई 2.15, ठीक है ना, और इंटू 1.5, समझ गए, समझे। जी सर। हमें वर्किंग स्पेस जोड़ना नहीं है उसमें, हमें वर्किंग स्पेस कंसिडर नहीं करना है इस केस में। तो जब हम बिम लेंगे तो बिम का कितना आएगा, बिम का लेंथ कितना आएगा, बिम के लिए हम एक्स्ट्रा वर्किंग वर्किंग जो है, बिम के लिए लेंथ क्या लेंगे हम लोग, बिम के केस में लेंथ कितनी लेंगे, यहां से यहां तक। अब देखो ये हमारा जो है सेंटर सेंटर डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का डिस्टेंस है ना, 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। समझ रहे हो, 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक। तो हमारा F1 का साइज क्या है, F1 का साइज क्या है हमारा, 2.15, 2.15। F2 का कितना है, 2.95, ठीक है। तो इसको हाफ कर दो और इसको भी हाफ कर दो, कितना हो गया, इसको हाफ करेंगे तो कितना आ गया, ये डिस्टेंस कितना आ गया, 2.15 डिवाइडेड बाई 2, 2.15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 1.05। ये कितना आ गया, 1.075, 1.075, ठीक है। और इसको जब हाफ करोगे तो कितना आएगा, 2.95 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1 पॉइंट, ये हो गया 1.475। अब 5 मीटर में से माइनस कर दो, ये 5 मीटर माइनस 1.075 माइनस 1.475, कितना आ गया, 2.45। 5 मीटर, ये पूरा 5 मीटर में से माइनस कर दो, 5 मीटर में से माइनस कर दो, 5 माइनस 2.45, 2.45। तो जो बच गया हमारा, कितना बच गया, 5 - 2.45, मतलब 2.55, 2.55। तो यहाँ ये जो लेंथ है ना हमारी बीम की, जो एक्सकवेशन करेंगे हम, कितनी करेंगे, 2.55 मीटर करेंगे। समझ रहे हो बात को, आया समझ में। हाँ विवेक, आया समझ में। हेलो, हाँ भाई सिराज, क्या हाल चाल है, ठीक हो। जी सर ठीक है। आप? ठीक। इससे पहले वाली क्लास अटेंड की थी तुमने यूट्यूब के ऊपर, नहीं 10 बजे। नहीं किया था। मैंने अभी एक तुमको प्रोजेक्ट भेजा है, भेजा ना, एक प्रोजेक्ट मिला PDF, जी जी जी, पे मिला। उसको ट्राई करना करने की, ठीक है। ओके।
तो वो उसी उसी को ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मान लो क्या होता है कि कैसे करना है उसको, वो मैं बता रहा था कि एक्सकवेशन कैसे लेना है। ठीक है, एक्सकवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ट्रिकी होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो निकल जाती है, लेकिन एक्सकवेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करते हुए। उसी का मैं बता रहा था कि कैसे करना है। ठीक, तो ये हो गया अब हमारा, ये कर लोगे? ठीक है विवेक, एक बार ट्राई करना, एक बार जी ट्राई सर। करना। अगर नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में जी आगे। सर। ठीक, आज हम लोग करेंगे रेट्रो फिटिंग का स्टार्ट। रेट्रो फिटिंग क्या होता है, मालूम है रेट्रो सर फिटिंग स्क्रीन क्या नहीं आ होता रही, है? हैं? स्क्रीन नहीं आ रही सर। क्या कह रहे हो, स्क्रीन नहीं आ रही है? तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क स्लो चल रहा है। जी सर, तुम्हारा अभी 2-3 दिन से। तुम्हारा ना, तुम्हारा माइक भी तुम्हारे यहाँ पे दिखा रहा है, कैमरा भी नहीं दिखा रहा, माइक भी नहीं दिखा रहा, जबकि माइक और कैमरा दोनों ही काम कर रहे हैं। हाँ भाई सिराज, क्या होता है रेट्रो फिटिंग? रेट्रो फिटिंग क्या होता है, मालूम है? कुछ आइडिया है रेट्रो फिटिंग के बारे में कि रेट्रो फिटिंग क्या होता है? हाँ जी, रेट्रो फिटिंग के बारे में मालूम है, रेट्रो फिटिंग क्या होता है? नहीं सर। क्या होता है रेट्रो फिटिंग? होता है जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो मान लो कोई जो है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, तुमने मान लो कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग परचेज किया, ठीक है, और एक्सिस्ट उसमें जो है, जब कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग मतलब पुरानी बिल्डिंग तुमने परचेज की, और उस बिल्डिंग पे तुम अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, अपने हिसाब से उस बिल्डिंग को बनाना चाहते हो, और जो तुम्हारा जो लोड है वो पहली वाली बिल्डिंग से तुम्हारा लोड जो है, चाहे वो लाइव लोड हो डेड लोड हो। लाइव लोड किसको कहते हैं, लाइव लोड मालूम है? लाइव लोड और डेड लोड क्या होते हैं? लाइव लोड क्या होता है? अपना माइक ओपन कर दो। लाइव लोड क्या होता है भाई, लाइव लोड किसको बोलते हैं? नहीं मालूम? सिराज मालूम है लाइव लोड किसको कहते हैं? हेलो? अरे यार, तुम दोनों का इंटरनेट आज प्रॉब्लम चल रहा है। लाइव लोड किसको कहते हैं? हाँ जी, लाइव लोड होता है वो लोड, जैसे कि हम जो मूव कर सकता है, इधर उधर चल सकता है, उसको लाइव लोड कहते हैं। ठीक है, और डेड लोड क्या होता है? डेड लोड होता है जो कि हमारा परमानेंट जो लोड होता है ना, जो जैसे अलमीरा वगैरह हो गया, कोई भी फर्नीचर है, फर्नीचर किस में काउंट होता है? डेड लोड के अंदर। जो रख दिया वो परमानेंट हो गया वहां पर, ठीक है ना, तो वो डेड है, जो मूव नहीं हो सकता है, इधर उधर नहीं जा सकता है, उसको हम लोग डेड लोड कहते हैं। ठीक, लाइव लोड क्या है? जो कि इधर उधर चल सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो वो एक लाइव लोड है। आज अभी है, कुछ देर बाद वहां पर नहीं रहेगा, चला जाएगा, घर चला जाएगा, मूवेबल। ठीक है, समझ में आया लाइव लोड और डेड लोड क्या होता है? जी सर। हाँ, तो अब मान लो जब तुमने कोई पुरानी बिल्डिंग को परचेज किया, तुमने अपना लोड देखा कि यार मेरा लोड तो ज्यादा हो रहा है, इस बिल्डिंग पे मेरा लोड जो है वो ज्यादा हो रहा है, और जो इसके मेंबर्स हैं, जो कॉलम है, बिम है, स्लैब है, ये इतना लोड नहीं ले पाएंगे, इनका साइज छोटा है। इनका साइज क्या है? छोटा है। तो उनको हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं, इनको क्या करते हैं? स्ट्रेंथन करते हैं, उनको बड़ा बनाते हैं। ठीक है, उनको बड़ा बनाते हैं, उनका साइज जो है वो बड़ा कर देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको क्या कहते हैं? रेट्रो फिटिंग। रेट्रो फिटिंग। ठीक है, इसको कहते हैं रेट्रो फिटिंग वर्क। हम उसका स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करने को कहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करने को कहते हैं हम लोग रेट्रो फिटिंग वर्क। समझ गए? किसी भी प्रोजेक्ट का स्ट्रेंथनिंग करने को हम लोग रेट्रो फिटिंग वर्क कहते हैं। तो अभी मैं आपको जो है इसके ऊपर दिखाता हूँ, इसको पूरा जो है प्रोजेक्ट कैसे होता है, लाइव लोड डेड लोड कैसे हम लोग करते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट में जो है हमारे आइटम्स जो है हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं।
ठीक। तो जो है हम लोग अभी, एक सेकंड देना मुझे, हाँ, क्या करने की जरूरत ना पड़े, हमें क्यूरिंग करने की जरूरत ना पड़े, तराई करने की जरूरत ना पड़े। तराई, तराई करते ना कंक्रीट को जी के बाद, जी जी तराई करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको करने के बाद। जैसे ही आपने डिश शटर किया, सेटरिंग रिमूव करी, वैसे ही आपने क्या करना है, इसको पे कर देना है जिस भी आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे पेंट करते हैं वैसे कर देना है। तो ये क्या करता है, ये मॉइस्चर जो है ना कंक्रीट का, वो मॉइस्चर बाहर नहीं जी आने देता है। ठीक है। जी इसकी इसके चलते जो है हमें सेट कंक्रीट क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब तराई करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसकी वजह से। ठीक है। फिर आपने ये कर दिया, एक बार लगा दिया, उसके बाद क्यूरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। तो इसी तरीके से हम जो है इनको अलग अलग जो है यूज करते हैं। जैसे ये देखो, ये जो है यहाँ पर कर रखा है अलग अलग कॉलम पे, कंक्रीट करने के बाद पूरा क्यूरिंग कंपाउंड को यूज करो और तराई करने का झंझट खत्म। विवेक, जानते हो क्यूरिंग कंपाउंड के बारे में कुछ? हाँ जी विवेक, जानते हो क्यूरिंग कंपाउंड में कुछ, क्यूरिंग कंपाउंड के बारे में? तुम्हारा आवाज, माइक ऐसा बंद है? जानकारी हैं? आवाज में ब्रेक तुम्हारे नहीं यहाँ पर सर। तो क्यूरिंग कंपाउंड क्या होता है, ये वाटर प्रूफिंग एक जो है मॉइस्चर को क्या करता है, अंदर ही प्रोटेक्ट कर देता है, जिससे कि आपके क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ये पेंट की तरह हम लोग कर देते हैं, जैसे इस कॉलम पे आप देख रहे हो पेंट की तरह क्यूरिंग कंपाउंड को किया हुआ है। इसके बाद आपको तराई करने की जरूरत नहीं है इस स्ट्रक्चर पे। ठीक है। शटरिंग हटाने के बाद आप क्यूरिंग कंपाउंड लगा दो, उसके बाद क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो था रेट्रोफिटिंग। तो ये जो एक कॉलम है हमारा, इसमें देखोगे आप, तो देखो, ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये ये कॉलम देख रहे हो, ये कॉलम, तो ये कॉलम जो है यहाँ तक ये पुराना कॉलम है। ये कॉलम क्या है, यहाँ तक पुराना कॉलम है। और इसके आगे जिस सफेद पोर्शन पे हो रखा है ना, जहाँ सफेद पोर्शन हो रखा है, तो वो एक्सटेंड किया हुआ पोर्शन है। वो क्या है, वो एक्सटेंड किया हुआ पोर्शन है। समझ गए? वो नया कास्ट किया हुआ है, वो कॉलम को नया कास्ट किया हुआ है। ठीक है। जैसे यहां पर देखोगे तुम, ये वाला सर, ये देख रहे हो, ये वाला पिक्चर दिख रहा है सर, ये वाला? हाँ भाई, दिख रहा है सिराज, ये वाला पिक्चर दिख रहा है? सर, जिस पे कर्सर है। ये सरिया दिख रहा है, ये वाला पिक्चर दिख रहा है, ये वाला पिक्चर दिख रहा है, ये वाला जी कर्सर जी। है, ये पिक्चर दिख रहा है। हाँ, पीछे दिख रहा है। तो ये देखो, ये पुराना कॉलम है, और इसके बाहर से क्या किया हुआ है, इसको नया सरिया बांध के इसको पूरे बड़ा करेंगे, इस कॉलम को बड़ा करेंगे। इस वर्क को कहते हैं रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग। समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग जी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग करना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रोफिटिंग। तो देखो, इस रेट्रो। तरीके से हम लोग नया सरिया डाल के क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। रेट्रोफिटिंग वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग अलग अलग जगह है करते हैं, अलग अलग। और भी दिखाता हूँ तुम्हारे को कहीं पे जो होगा हमारा इस तरह का ड्राइंग। जैसे ये था, ये तो तुमने देख लिया ऑलरेडी। तो और जगह देखो, यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर दिखा रखा है देखो, यहाँ पर सरिया डाल रखा है, नीचे वाले फ्लोर से सरिया आ रहा है ऊपर वाले फ्लोर पे। दिख रहा है? नीचे वाले फ्लोर से सरिया आ रहा है ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ये क्या है, ये रेट्रोफिट हो रहा है। समझ गए? नीचे वाले फ्लोर पे यहाँ से रेट्रोफिट हो रहा है। फिर यहाँ पर ये लोहे की पत्ती लगा रखी है, देख रहे हो? यहाँ पे लोहे की एमएस की प्लेट आई है। दिख रहा है एमएस की प्लेट? दिख रहा है भाई, एमएस का प्लेट दिख रहा जी है? सर, जी सर। ठीक है सर। तो ये भी हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। मतलब इस यहाँ पर क्यों लगाई लोहे की पत्ती, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कॉलम को बड़ा कर देंगे तो वो फ्लोर पे आ जाएगा, वो बीच में आ जाएगा। इसके लिए सरिया ना लगा के यहाँ पर लोहे की पत्ती से हमने इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया है। ठीक है। ताकि कॉलम का साइज ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम लोहे का एमएस का प्लेट यूज कर रहे हैं। ठीक, समझे? जी सर। हाँ, तो इस इसको कहते हैं हम लोग, इस जो है रेट्रोफिटिंग वर्क। अब रेट्रोफिटिंग वर्क में कौन कौन सा आइटम यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, , 'सिविल, 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 'सिविल,
रुकना। अरे काम करते हैं यार ना, विवेक का भी काम नहीं कर रहा है। आज क्लास कैंसिल करते हैं, कल करते हैं इस क्लास को, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या कह रहे हो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं तुम्हारे को कुछ चीजें बता देता हूँ। चलो, तुम्हारे को जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, क्योंकि ये वाला टॉपिक ना कल डिस्कस करेंगे, विवेक भी आएगा ना तब डिस्कस करेंगे। बाकी मैं जी जी। तुम्हारे को क्वांटिटी सर्वे का स्टार्ट कर देता हूँ। जो तुम्हारा पीछे का छूट रखा है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? क्वांटिटी सर्वे जी करता क्या है? क्वांटिटी सर्वेयर का काम क्या होता है, जरा बताओ। सर, वो मटेरियल का क्वांटिटी निकालना। और तुम्हारा क्वालिफिकेशन है क्या? मेरा सर 12th। 12th। क्वांटिटी सर्वे के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल किया है। ठीक। तो क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट में क्वांटिटी सर्वेयर कब आता है? जी सर। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर क्वांटिटी सर्वेयर का इन्वॉल्वमेंट कब होता है? सर वो पहले है, कब? वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। क्या बोलते हैं उस स्टेज को? तो इसको बोलते हैं सर क्वांटिटी सर्वर का जब ये होता है। देखो, प्री टेंडरिंग और पोस्ट टेंडरिंग बोलते हैं, ठीक है? प्री टेंडरिंग और पोस्ट टेंडरिंग। ओके। ठीक है, प्री टेंडरिंग और पोस्ट टेंडरिंग। प्री टेंडरिंग क्या होता है? जब कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, या आपको जी कोई, जैसे तुमने सपोज करो, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे तुम्हारे तुम्हारे पास तुमने एक प्लॉट परचेज किया, ठीक है? प्लॉट परचेज किया। अब प्लॉट परचेज करोगे तो तुम खुद से तो काम नहीं करोगे उस पे। जी खुद से तो काम नहीं करोगे ना। क्या करोगे? कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे, जी। ठीक है? तो उस केस में क्या होगा तुम्हारा, देखो, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है हमारा, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट है ना अगर हमारा, इसके दो फेजेस होते हैं। दो फेजेस कौन से होते हैं? कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के दो फेजेस होते हैं। कौन सा? प्री टेंडरिंग एंड पोस्ट टेंडरिंग। क्या होता है? प्री टेंडरिंग एंड पोस्ट टेंडरिंग। प्री टेंडरिंग एंड पोस्ट। पोस्ट टेंडरिंग, ठीक है? पोस्ट टेंडरिंग, पोस्ट टेंडरिंग, प्री टेंडरिंग एंड पोस्ट टेंडरिंग। विवेक, तुम्हारा ना नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। आज हम वो वाली क्लास नहीं कर रहे हैं, वो वाली क्लास कल करेंगे, ठीक है? प्री टेंडरिंग एंड पोस्ट टेंडरिंग। तो जब तुम प्लॉट लिया तुमने, विवेक, तो जब तुमने प्लॉट लिया तो सबसे पहले क्या करोगे उस प्लॉट के साथ में? प्लॉट में प्री टेंडरिंग होगा सर। कॉन्ट्रैक्ट देंगे विवेक कॉन्ट्रैक्टर तुम को। रहने दो। विवेक, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है आज। रहने दो, आज वो क्लास कर भी नहीं रहे हैं, इनका पीछे का छूट रखा है, मैं इनको वो रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है? कल करेंगे उसको। जी सर। हाँ, कल करेंगे। आज तुम्हारा नेटवर्क भी इशू नहीं है, नेटवर्क में इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, कल करेंगे उसको। आज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? प्लॉट तुम्हारे पास है, पैसा तुम्हारे पास है, तो सबसे पहले तुम क्या बनवाओगे? ड्राइंग बनवाओगे। ड्राइंग्स बनवाओगे, ठीक है? क्या करोगे? ड्राइंग्स बनवाओगे। ड्राइंग्स कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की ड्राइंग होती है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग कौन सी होती है?
आर्किटेक्चर ड्राइंग में सब रहेगा सर, क्या रहेगा सब? प्लम्बिंग और नहीं, मतलब प्लम्बिंग वगैरह अलग ड्राइंग होती है। आर्किटेक्चर में तुम्हारा कमरे का साइज रहेगा, कमरे की दीवारें कैसी रहेंगी, टाइल्स रहेगा फ्लोर में, प्लास्टर कैसा रहेगा, कलर कैसा रहेगा, वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में रहेगा। दरवाजा कहाँ रहेगा, खिड़की कहाँ रहेगा, वो तुम्हारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में आएगा। ठीक है। ठीक है। और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में क्या आएगा? कॉलम का साइज, फाउंडेशन का साइज, बीम का साइज, स्लैब का साइज, ये आएगा। ठीक है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में तुम्हारा फिनिशिंग आएगा, फिनिशिंग। ठीक है। हाँ और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आरसीसी से रिलेटेड, आरसीसी समझते हो? आरसीसी का जी फुल फॉर्म क्या होता है? आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट में क्या होता है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट? जिसमें सरिया होता है। ठीक है, जिसमें सरिया होता है उसको रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। और एक होता है पीसीसी। पीसीसी क्या होता है? पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। आरसीसी में सरिया होता है, पीसीसी में सरिया नहीं होता है, मोटा मोटा ये समझ लो। ठीक है। तो ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनवाओगे आप किससे? आर्किटेक्ट से और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से आप ये ड्राइंग्स बनवाओगे। जब आपके पास ड्राइंग्स बन जाएंगी तब आप एक क्वांटिटी सर्वेयर हायर करोगे। क्वांटिटी सर्वेयर क्या करोगे? हायर करोगे। बोलोगे भैया आ जाओ, ये ड्राइंग्स हैं, इनके बेस पे आप क्या करो। क्वांटिटी सर्वेयर क्या करेगा? ड्राइंग्स को पढ़ के क्या करेगा? इसका क्वांटिटी निकालेगा। क्वांटिटी निकालेगा, इसका बीओक्यू बनाएगा, इसका रेट एनालिसिस करेगा। क्या करेगा? रेट एनालिसिस। और आपको कॉस्ट बता देगा। कॉस्ट, कॉस्ट बता देगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितने आने वाली है आपकी। ठीक है। जो आर्किटेक्ट ने और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ने ड्राइंग बनाई है, उनके बेसिस पे वो आपको क्या क्या करेगा? कॉस्ट बता देगा, प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आने वाला है। ठीक है। आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ का बनने वाला है, 2 करोड़ का बनने वाला है, वो बता देगा ड्राइंग के बेसिस पे। अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ड्राइंग के हिसाब से उसने आपको क्या कर दिया? वो चीजें बता दिया। ठीक है। ड्राइंग के हिसाब से उसने आपको कॉस्ट बता दिया। ठीक। उसके बाद जो है, जब ड्राइंग्स बन जाएंगी तब आपको ये मिल जाता है। ये क्वांटिटी सर्वे का काम क्या होता है? ड्राइंग के बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बताना, प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल के देना। ठीक। ये तो हो गया कब? ये कौन से फेज में हो गया? ये प्री कॉन्ट्रैक्ट या प्री टेंडरिंग फेज के अंदर क्वांटिटी सर्वेयर का काम होता है। पोस्ट टेंडरिंग मतलब जब आपने किसी वेंडर को सेलेक्ट कर लिया काम करने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल कर लिया, हाँ मेरा काम तुम करोगे। ठीक है। मेरा काम तुम करोगे, तब जब वो काम स्टार्ट कर देगा तब वो क्या करेगा? बिलिंग करेगा। बिलिंग, उसका क्वांटिटी सर्वे क्या बनाएगा? बिल बनाएगा। उसको क्वांटिटी सर्वे क्या करेगा? बिल बनाएगा। और वो बिल कौन चेक करेगा? क्लाइंट का बिलिंग इंजीनियर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग इंजीनियर जो है बिल बनाएगा, क्लाइंट का बिलिंग इंजीनियर बिल चेक करेगा, पेमेंट करवाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है भाई, समझ में आया? जी ठीक। उसके बाद जो है, क्वांटिटी सर्वेइंग में क्यूएस में डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? क्यूएस में डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? डीसी। डीसी समझते हो क्या होता है? तुम्हारी साइड पे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, जी सर। उसका काम क्या है? डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है सर, पूरा वो डॉक्यूमेंट चेक करता है हाँ, वो अप्रोच डॉक्यूमेंट, करता है। डॉक्यूमेंट को क्या करता है? डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट को टेक केयर करता है। डॉक्यूमेंट टेक केयर मतलब डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखता है, वो रिकॉर्ड रखता है। ड्राइंग्स हाँ वगैरह साइट से रिलेटेड जितनी भी ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, पेपर वर्क जो होता है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट ही कंट्रोलर ही देखता है। चाहे वो आरएफआई है, कोई भी वेरिएशन है, जो भी डॉक्यूमेंट का काम हो रहा है, उसके पास उसका एक कॉपी जरूर होगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्या? एस्टिमेशन इंजीनियर। एस्टिमेशन, एस्टिमेटर, एस्टिमेशन इंजीनियर। उसके बाद आता है बिलिंग इंजीनियर। और उसके बाद आता है टेंडरिंग इंजीनियर। क्या आता है? टेंडरिंग इंजीनियर। ठीक है। जी टेंडरिंग इंजीनियर। तो एस्टिमेशन में यहां पर तो कोई भी काम कर सकता है, यहां पर नॉन टेक्निकल बंदा भी काम कर सकता है। नॉन टेक्निकल कोई भी, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, जिसको इंग्लिश का नॉलेज है, जो कंप्यूटर चलाना जानता है, वो कर सकता है। लेकिन एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में डिप्लोमा होना जरूरी है आपको। डिप्लोमा या बीटेक होना जरूरी है। ठीक है।
बिलिंग में भी डिप्लोमा या बीटेक होना जरूरी है और टेंडरिंग में भी डिप्लोमा या बीटेक होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर काम करने के लिए क्वालिफिकेशन तो ये चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। बिलिंग में जाने के लिए कम से कम एस्टिमेटर का, एस्टिमेशन का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल से 7 साल का इंजीनियर जो है बिलिंग में काम करता है। जब एस्टिमेशन का नॉलेज होगा तभी आप बिलिंग कर पाओगे, जब एस्टिमेशन का नॉलेज होगा तभी आप बिलिंग कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद टेंडरिंग, टेंडरिंग में जाने के लिए कम से कम 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 7 साल का मिनिमम, कम से कम 7 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टेंडरिंग में जाने के लिए, ठीक है। समझे भाई? जी जी सर। तो एक काम करना, हमारे YouTube चैनल पे ना तुम्हारे को वो मिल जाएंगी रिकॉर्डेड क्लासेस। तुमने देखा फ्री वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के हैं YouTube पे प्लेलिस्ट, जी। उसको उसमें से ओके। देखना शुरू करो, एक एक क्लास देखना शुरू करो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ठीक है। कौन सा सर बैच 2 है, कौन सा है बैच 2 बैच 1? बैच कोई भी देख लो, बैच 1 देख लो, बैच 2 देख लो, कोई भी देख लो। नहीं तुम तो बैच 1 वाले में हो ना, तो बैच 1 वाले में दिखेंगे तुम्हारे को। नहीं सॉरी, तुम तो दोनों में ही हो, तो बैच 2 वाले में देखना शुरू करो। अभी बैच 2 में जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, बैच 2 वाले में देखो। कल मैं चेक कर रहा था बैच 2 में, और 10 या 11 ये चल रहा है हाँ, क्लास, तो 11 का। एक से देखने स्टार्ट करना, बीच से मत देखना, एक से देखना स्टार्ट करना, जी समझ रहे हो? बीच से मत देखना, 1 नंबर क्लास से शुरू करना, एक से शुरू करो, ठीक है। ठीक है सर। और उसको देखो, एक एक करके देखो, एक साथ मत देखो, एक एक दिन एक एक क्लास को देखो। नहीं नहीं। हाँ, और कोई भी डाउट आता ना तो उसको लिख लो, कोई डाउट आता है नहीं समझ में आता लिख लो, मेरे से पूछ लेना, जी सर। ठीक है। और अभी यहाँ तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ तो हम दूसरे टॉपिक पे चल रहे, तो तुम्हारे दोनों क्लासेस जो है पैरेलल ही हो जाएंगी। वहां पर वो सीख जाओगे बिल्डिंग का, जी यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा जो सीख रहे हैं इंटीरियर फिट आउट का या फिर रेट्रो फिटिंग जैसे कर रहे थे, ये सीख जाओगे, ठीक है। और उसमें कोई डाउट आता है जी। तो मेरे से जब क्लास शुरू होती है ना, तो उस टाइम पूछ लो आके सबसे पहले कि सर उस वाली क्लास में आपने ये चीज समझाई थी, मेरे को समझ में नहीं आई, इसको समझा दो, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। जी सर। डेली एक क्लास को, उसमें ज्यादा क्लास नहीं हुई है, 10 या 12 क्लास हुई है उसमें केवल। 10-12 क्लास है हाँ, तो उसको तो देखना शुरू करो। क्लास। तो पहली क्लास से देखना, लेकिन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके देखना, डेली एक क्लास देखो, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं आगे, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, गुड नाइट। कितने बजे सोते हो? होते सर 10 बजे 11 बजे। हाँ, तो अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ अभी तो 8 बज रहे सर। तो खाना कब खाते हो? खाना खुद से बनाते हो कि मैस है? ये नहीं सर, बनाते हैं खुद से। खाना बना दिया कि बनाओगे पहले अब? किया था। नहीं नहीं, खाना बना लिया। 5:30 में आ जाते हैं, उसके बाद खाना वाना बना के, इसीलिए मैं वो 8 बजे ये किया ना, 8 बजे तक कोई बात नहीं, तो अभी तुम्हारे पास रूम बहुत चेक टाइम है, करता हूँ। खाना खाया कि नहीं खाया? अभी खाया तो होगा नहीं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी कोई सो बात रहा नहीं, खाना खा लो, उसके बाद सोने से पहले एक क्लास देख के सोना हमेशा, ये रूटीन बना लो, एक क्लास देख के सोना, ठीक है। हूँ। जी सर, वही वही मैं कल रात में क्लास के बाद में चेक कर रहा था, वही पूरा चेक कर रहा तो वो उसमें देखना ना, यूट्यूब वाले फ्री यूट्यूब क्लासेस वाले में प्लेलिस्ट के अंदर तुम्हें बैच 1 और बैच 2 दिखाई देगा, तो बैच 2 की क्लासेस था। स्टार्ट जी जी। करो, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है फिर, हाँ। ओके डेली सर। लेकिन एक रूटीन बना लो, डेली एक क्लास देखने का, और उसमें अगले दिन आके डाउट पूछने जी का, सर। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली एक क्लास देखना ही देखना है, ठीक है। जी सर। हाँ, देखो तभी सीख पाओगे भाई मेरे, तभी तभी सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। आलस करोगे तो नहीं होगा कुछ भी। नहीं सर, बहुत आलस कर लिया, अब नहीं करना। हाँ, अब आलस करोगे इसके बाद भी तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके सर।